हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने जो पीछे पढ़ा था विवर्तन वाला जो टॉपिक चल रहा था, उसमें किसी द्वारक या फिर छिद्र के कारण विवर्तन, उसकी जो तीव्रता का मान किस प्रकार से चेंज होगा जब अपने प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु लेकर के चले, छाया क्षेत्र में लेकर के चले, तो वो अपने ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपना है सीधी कोर पर विवर्तन, यानी सीधी कोर पर विवर्तन। नेक्स्ट आज का टॉपिक। सीधी कोर पर विवर्तन, इसके लिए देखो डायग्राम अपने बनाए। ये कोई कोर की बात जो अपने कर रहे हैं वो सीधी कोर ले ली। इससे आगे विवर्तन प्रतिरूप देखने के लिए अपने ने क्या लगा रखा है, कोई पर्दा लगा रखा है। यहाँ कोई लाइट सोर्स, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, एस ये लिया है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में आप जानते हो, प्रकाश एक सीधी रेखा के अंदर क्या करता है, गमन करता है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाएं, जैसे तो प्रकाश इस प्रकार से लाइट सोर्स से निकला, आगे जो पर्दा है उस पर्दे के पी बिंदु पर इस प्रकार से जाकर के प्रकाश गिरेगा। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ठीक है। बिंदु स्रोत है जिससे प्रकाश जो निकलेगा वो किस रूप में, एक तरंगागर के रूप में। ये अपने ने तरंगागर ले लिया। तरंगागर को नाम दिया W और W डैश, यानी ये बिंदु O, यानी किसके लिए, यानी P बिंदु के लिए ध्रुव का काम करेगा। P बिंदु के लिए किसका काम करेगा, ध्रुव का काम करेगा। अब देखो प्रकाश की जो प्रकृति है या ज्यामिति जो है उसके अनुसार क्या होगा, यानी प्रकाश सीधी रेखा में अगर गमन करता है तो ये जो अपने ने कोर कोई भी लगा रखी है, इससे ऊपर की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, प्रकाशमय भाग होना चाहिए। इससे नीचे अगर बात करें तो अपने छाया क्षेत्र होना चाहिए। तो ये तो क्या होगा, प्रकाशमय भाग, और ये क्या होगा, छायामय भाग। भाई इससे नीचे की अगर पी से बात करें तो छायामय भाग यानी किधर, पी से नीचे चले तो, प्रकाशमय भाग यानी किधर, पी से ऊपर चले तो। सबसे पहले अपने बात करते हैं छाया क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु ले लेते हैं। छाया क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु, जैसे बिंदु ले लिया P1। P1 बिंदु पर अपने निकालेंगे प्रकाश की तीव्रता, यानी उसके लिए अपने पहले क्या निकालेंगे, आयाम। P1 बिंदु की अगर अपने बात करें तो इसके लिए जो ध्रुव बिंदु है, या ये कह दो कि जब S को P1 से मिलाया तो ये कहाँ काट रहा है, यानी इस बिंदु को अपने ने नाम क्या दे दिया, यानी W डैश तरंगागर को ये O1 पर काट रहा है। इसलिए P1 के लिए पोलर पॉइंट जो होगा वो O1 होगा। P के लिए जो होगा ध्रुव बिंदु यानी ये O होगा। और अपने छाया प्रकाश छाया क्षेत्र में लिया, ये कोई अपने ये कह रहे हैं कोर के बिल्कुल जैसे सामने ले लिया। दूसरा कोई अपने केस, तीसरा कह दे ये पढ़ेंगे अपने, दो तो ये हो जाएंगे P1 के लिए, P के लिए, और एक प्रकाशमय जो भाग है उस प्रकाशमय भाग के अंदर ले लेंगे। जैसे प्रकाशमय भाग के अंदर स्थित, जैसे अपने ये कह दे बिंदु क्या, P2। ये जो P2 को जब S से मिला रहे हैं तो ये कहाँ इसको काट रहा है, O2। तो ये कह सकते हैं P2
के लिए जो ध्रुव बिंदु है वो क्या होगा, O2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बीसीडी कोर के कारण विवर्तन प्रतिरूप अपने पढ़ रहे हैं, तो अपने ने क्या लिया, कोई एक पूर्णी प्रकाश स्रोत लिया, उससे बिंदु प्रकाश स्रोत से एक तरंगागर W निकल रहा है, यानी W सीधी जो कोर है, यानी प्रकाश की अगर अपने नेचर देखें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो अपने ने एस से निकलते हुए प्रकाश किरण सीधे O से होते हुए P पर जाएगी, यानी पर्दे के P बिंदु तक। तो P से अगर ऊपर की बात करें तो प्रकाशमय रीजन होगा, P से अगर नीचे वाले क्षेत्र की बात करें तो छायामय भाग होगा। अपने पहला केस पढ़ते हैं P1 पर, और P1 है कहाँ, छायामय क्षेत्र में। ये छायामय क्षेत्र में स्थित P1 पर प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश तीव्रता ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये बातें मैंने बताई दी, ये लिखना है वैसे तो आपको कि P1 के लिए O1 जो है वो इसका क्या होगा, ध्रुव बिंदु होगा। अतः P1 पर आयाम किसके कारण होगा भाई, आयाम यानी WO1 और भाग के कारण होगा, यानी WO1 भाग के कारण। WO1 भाग के कारण अगर प्रकाश होगा तो अपने इसको लिखेंगे कैसे, अपने इसको लिखेंगे तरंगागर के भाग यानी OW, या फिर कह दो OW ऐसे लिख सकते हैं, तरंगागर के भाग OW या आपने ये कह सकते हैं O1W माइनस O1 के कारण आयाम, मतलब यानी इसका पोलर पॉइंट P1 का देखो O1 है, तो इसलिए इस तरंगागर के भाग के कारण होगा, क्योंकि ये तो इसके द्वारा ढक लिया जाएगा, तो इसके कारण होगा। फिर यहाँ पे अगर अपने बात करें तो देखो O से W हो गया और दूसरा O1 हो गया, तो ये पार्ट तो क्या है, ओपन है, एक तरीके से खुला है, लेकिन O1 क्या है भाई, इस कोर के द्वारा ढक लिया गया है, तो यहाँ पर आयाम नहीं होगा। तो अपने इसको ये कहेंगे तरंगागर के भाग O1W के कारण आयाम माइनस O1 तरंगागर के कारण आयाम, ठीक है। फिर अपने मानते हुए चलेंगे कि यदि O1 में अपने लिख देते हैं, यदि O1 भाग में एक तरंगागर, या ये कहें कैसे लिखे इसको अपने ये कह सकते हैं एक अर्धावर्ती पट्टी, यदि O1 भाग में एक अर्धावर्ती पट्टी स्थित है तो अर्धावर्ती पट्टी स्थित है तो P1 पर आयाम, देखो पूरे तरंगागर के कारण आयाम होता है, आप जानते हो कितना भी, पूरे तरंगागर के कारण आयाम E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, मतलब पूरी जो समीकरण अपने लिखते हैं वो वाली। लेकिन O1 भाग के अंदर एक अर्धावर्ती पट्टी स्थित हो गई, तो कहने का मतलब एक अर्धावर्ती पट्टी को इसने ढक लिया,
तो इसलिए प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण यहाँ आयाम नहीं होगा, तो किसके कारण होगा? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नेक्स्ट के कारण, मतलब आगे चलते जाए तो आयाम आ जाएगा। अतः P1 पर परिणामी आयाम कितना? E बराबर E02, ये माइनस का लेते हैं ना, माइनस प्लस E03 माइनस E04 प्लस E05 और नेक्स्ट अपने इसी प्रकार से लिखे। आपको पता है जब पूरी इक्वेशन लिखते हैं अपने, यानी E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, यानी एक क्रम जो पहली वाली और लिख दे, तो अपने कहते हैं कि टोटल होता है वो इसका प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का आधा। तो यहाँ पर प्रथम कहने का मतलब कौन सा? दूसरा, तो इसका हाफ, यानी ये आ गया P पर क्या? परिणामी आयाम। अतः P1 पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी? यानी I बराबर ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, तो ये किसके कारण है? दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम है, तो दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध की इंटेंसिटी कितनी? I2, जिससे आ जाएगा I बराबर कितना? I2/4 के बराबर। ये तो अपने ने एक ऐसा केस लिया जिसके अंदर अपने ये लेके चले कि भी इस O1 भाग के अंदर कितनी? एक अर्धावर्ती पट्टी स्थित है भी। अगर ये दो अर्धावर्ती पट्टी स्थित हो तो भी दूसरा केस इसको ऐसे बना दो, इसी का सेकंड, यदि O1 भाग में दो अर्धावर्ती पट्टी स्थित है, तो दो अर्धावर्ती पट्टी स्थित होंगे तो दो के कारण आयाम नहीं होगा, मतलब तीसरे, चौथे, पांचवें कारण। अतः P1 पर परिणामी आयाम कितना? E बराबर, दो को नहीं लिखना इस बार, तीसरे से शुरू करेंगे, E03 माइनस E04 प्लस E05 माइनस E06 और इसी प्रकार से। तो परिणामी आयाम क्या आ जाएगा? फिर यहाँ प्रथम का क्या कर दो? आधा कर दो। प्रथम का आधा करने का मतलब तीसरे, प्रथम यहाँ तीसरा, तीसरे का हाफ। अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी I बराबर I3/4 ये आ जाए। ठीक है, तो अपने देखो यहाँ क्या रिजल्ट निकला भाई? ये रिजल्ट अपने पास आया कि अगर अपने ने बिंदु लिया है कहाँ पे? छाया क्षेत्र के अंदर, यानी छाया क्षेत्र के अंदर अगर बिंदु लेते हैं और उसकी P से दूरी अगर बढ़ाते जाए मतलब गहराई और बढ़ती जाए, तो जैसे और नीचे की तरफ चलेंगे तो देखो पहले किसके कारण? सिर्फ अगर एक अर्धावर्ती पट्टी अगर इसमें आ रही थी तो आयाम या कह दो तीव्रता थी I2/4, दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध की 1/4। फिर है अगर दो अर्धावर्ती पट्टी है तो तीसरे कटिबंध की, यानी तीसरे अर्धावर्ती कटिबंध की चौथाई कहने का मतलब। लेकिन अगर अपने देखे तो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध जो होता है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे कम, चौथे की उससे कम। तो कहने का मतलब जैसे जैसे यानी O2 ये O1 वाले भाग के अंदर अर्धावर्ती पट्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी, या ये कहें कि P से P1 की दूरी है वो बढ़ती जाएगी, वो भी किधर? नीचे की तरफ चले प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर तीव्रता का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो अगर अपने ग्राफ बनाना चाहिए तो देखो ग्राफ इसका कैसे बनेगा भाई? यहाँ इस प्रकार से मान लिया, ये क्या है? इंटेंसिटी मान लिया अपने ने। ये बिंदु अपने ने क्या लिया? P बिंदु, वो P बिंदु हो गया। P से इधर चल रहे हैं मतलब अपने किधर आ रहे हैं? P1 की तरफ, या P से दूर जाएंगे जब अपने, दूर मतलब मान ले कहाँ पे? B से दूर P1 बिंदु यहाँ है, तो इसका मान जो तीव्रता का है वो यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन इसके बाद तीव्रता का मान इस प्रकार से आएगा, यानी कम होता हुआ। नेक्स्ट अपने है ना पढ़ेंगे सेकंड इसका केस। सेकंड केस जैसे कि छाया क्षेत्र की परिसीमा पर स्थित बिंदु P पर परिणामी यानी तीव्रता या ये कह दो आयाम निकालेंगे। छाया क्षेत्र की
जैसे दूसरा केस यहां ले लेते हैं, इसको कोई ए नंबर दिया, ए मान ले इसको कैपिटल, ये बी मान लेते हैं, और बी में अपने क्या, छाया क्षेत्र की परिसीमा पर स्थित बिंदु P पर परिणामी आयाम या कह दो तीव्रता। ठीक है, ये निकालना है। तो देखो P के लिए ध्रुव बिंदु क्या होगा, P के लिए ध्रुव बिंदु है वो क्या है, O। अतः P पर कुल आयाम कितना होगा भी, प्रथम अर्धावर्ती जो कटिबंध है, या सॉरी अपने ये कहे पूरा जो अपने पास तरंगागर है, वो तरंगागर है WW', और यहां पर जो आयाम का मान आएगा वो आ जाएगा P पर कुल आयाम E बराबर E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, इसी प्रकार से कुल आएगा E01 डिवाइड बाई 2। तीव्रता की बात करें तो तीव्रता आ जाएगी I बराबर I1 बाई 4 के बराबर। ठीक है, ये हो गया बी वाला पार्ट। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में बात करेंगे अपने किसकी, यानी तीसरा, प्रकाशमय क्षेत्र में स्थित बिंदु P2 पर तीव्रता। तो देखो P2 पर तीव्रता होगी वो किसके कारण होगी, या पहले लिखते हैं आयाम, P2 पर परिणामी आयाम, ऐसे लिख देती हूँ, आयाम किस किस भाग के कारण, यानी WO2 के कारण प्लस O2O के कारण आयाम। ठीक है, तो देखो WO2 की अगर अपने बात करें तो WO2 वाला भाग के कारण जो आयाम आएगा वो आ जाएगा, जैसे इसमें निकाला है E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, इसके कारण प्लस। अब बात आती है O2O वाले भाग के अंदर, O2O वाले भाग के अंदर अगर एक अर्धावर्ती पट्टी स्थित है तो एक के कारण, दो अर्धावर्ती पट्टी है तो दो के कारण, तीन है तो तीन के कारण। अपने पहला केस क्या ले लिया, अगर एक अर्धावर्ती पट्टी स्थित है तो एक और ऐड कर दो E01, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जैसे इसको लिखेंगे तो प्रथम का आधा प्लस क्या आ जाएगा E01, टोटल आ गया 3 E01 डिवाइड बाई 2। तीव्रता आ जाएगी 9/4 और I1 इतनी आ गई। ये केस अपने ने लिया कि जब एक अर्धावर्ती एक पट्टी है स्थित इसमें O2O वाले भाग में, जरूरी नहीं है भी एक हो, इसके अंदर दो पट्टी भी तो हो सकती है, दो भी तो हो सकती है। यदि O2O भाग में दो अर्ध पट्टी स्थित है तो परिणामी आयाम कितना होगा, यानी यहां एक ऐड किया, इस बार दो कर देना है, ये लिखेंगे अपने, यानी O2O वाले के कारण प्लस O2O के कारण, लेकिन इसमें ये तो आएगा ही आएगा, यहाँ दो ऐड हो जाएंगे E01 माइनस E02 प्लस E03 प्लस
E01 माइनस E02। इसको जब अपने हल करेंगे तो ये आएगा E01/2 और ये आ जाएगा प्लस E01/2, सॉरी माइनस E02, ये आ जाएगा 3। ऐड कर देंगे दोनों को ऐड करके अपने लिख देंगे जो आ रहा है वो यहां अपने ने लिया O2O वाले भाग के अंदर पहले एक अर्धावर्ती पट्टी, दूसरे केस में लिया 2 अर्धावर्ती पट्टी, तीसरे केस में लेंगे 3 अर्धावर्ती पट्टी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतलब आगे अपने आयाम का मान है वो नोट करते जाएंगे कि किस प्रकार से आएगा। लेकिन अपने देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि तीव्रता का मान जब विषम है तो ज्यादा, सम होगा तो कम। जैसे यहाँ पे भी तुलना कर सकते हो आप, जैसे E01/2 और प्लस ये यहाँ अगर देखें तो कितना आ रहा था 3E01/2 आयाम आ गया। यहाँ अगर देखें तो कितना ये जरूर आएगा 3/2 E01, लेकिन इसमें माइनस भी तो हो रहा है, माइनस E02 भी हो रहा है। अब ये माइनस के कारण इससे आयाम क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ एक अर्धावर्ती पट्टी इस वाले भाग में थी, यहाँ कितनी है 2 है। तो अपने ये कह सकते हैं जब विषम संख्या में होगी अर्धावर्ती पट्टी तो तीव्रता ज्यादा, सम संख्या में होगी तो तीव्रता क्या होगी, कम। तो देखो इसका ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ बना देती हूँ, बस थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा ग्राफ अपने को बनाना है। ये P हो गया, ये P1 हो गया। जैसे इसका तो मैंने यहाँ बना ही रखा है और यहाँ तीव्रता इस प्रकार से कम होती जाएगी यानी घटती हुई जाएगी। और इधर की अगर अपने बात करें तो तीव्रता का मान ये P बिंदु पर मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे इसको यहां से नाम लिया ऐसे, इस प्रकार से ग्राफ है वो आ जाएगा। इस प्रकार से ये I है, ये P है, P1 है और इधर अपने चल रहे हैं तो इधर क्या है P2 है। यानी ये कौन सा छाया क्षेत्र था और ये कौन सा है प्रकाशमय क्षेत्र है। ठीक है, तो प्रकाशमय क्षेत्र P2, छाया क्षेत्र यानी कि P1। इधर इंटेंसिटी का मान जैसे जैसे छाया क्षेत्र के अंदर P1 की जैसे P से दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर यहाँ पर P पर तीव्रता होगी, उसके बाद अगर प्रकाशमय रीजन में अपने ऊपर की तरफ चलते जाए तो देखो इस प्रकार से इंटेंसिटी का मान क्या होता जाएगा, मतलब कम ज्यादा होते हुए, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। अपने ने इसका ये कर लिया है कि सीधी कोर पर विवर्तन, और उसके लिए अपने ने 2-3 केस इसके अंदर बन रहे थे, ये दोनों तीनों अपने ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू भाई क्लास देखने के लिए।